हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इनसाइड बॉलीवुड्स कास्टिंग काउच कल्चर। मुझे नहीं पता था कि ये बॉलीवुड में भी होता है। हॉलीवुड में एक ज़माने में होता था। ऑब्वियसली ये इलीगल है और होना नहीं चाहिए। आजकल ज़माने में उसके बाद मी टू मूवमेंट चालू हुआ था। मी टू मूवमेंट के बाद तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड में भी हो रहा है। ऐसा होता है तो दुख की बात है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या डिस्कस हो रहा है इसमें। Was casting director, and he's like, I want to just see your I cast you if you do that. Arey, sir, there was this very sleazy gentleman. Later, I found out what he was interested in. Kept it on the side. He said, "You have to be smart. Take, touch." Arey, I was like, in complete shock. But would you be okay sleeping with that person? Talking about couches, in one of your interviews, you said that casting couch does exist. So, did you go through an experience like that during the initial days? Yeah, I did, and that's how I know about it. One filmmaker wanted to see how my cleavage looks, and one filmmaker wanted to see how my thighs look. साल 2015 फैंटम फिल्म्स, then owned by विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने एंड अनुराग कश्यप, इस कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉय अलेज करती हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विकास बहल उनके होटल के कमरे में आते हैं, उनके बेड पे उनके साथ जबरदस्ती लेटते हैं, अपनी पैंट खोलते हैं और पैंट खोलने के बाद उनके ऊपर मैस्टरबेट कर देते हैं। I want to make love to you and if you want to come into this line you have to do what I tell you to do। ये भद्दी बात कहते पकड़े गए थे वेटरन बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर एक 2005 के स्टिंग ऑपरेशन में। और इसी स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने यह भी क्लेम किया था that he had already slept with 3 women by offering them roles। साल 2003। इसका मतलब शक्ति कपूर जो है इन रियल लाइफ में भी ऐसा था और मूवीज में भी ऐसा ही था। दैट इज क्रेजी। एक एक्सट्रीमली पॉपुलर टीवी एक्टर की जिंदगी और उनका करियर ओवरनाइट बदल जाता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा होगा। अमन रतन वर्मा का साल 2003 वाला कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन आज तक का वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशंस में से एक है। और इस केस में अमन रतन वर्मा को डिफेंड करने के लिए सलमान खान और संजय दत्त तक उतर आए थे। साल 2018 एक्ट्रेस अहाना कुमार बताती हैं कि डायरेक्टर साजिद खान ने उनसे पूछा, क्या तुम एक कुत्ते के साथ सेक्स करोगी अगर मैं तुम्हारे को 100 करोड़ रुपया दूं तो? सलोनी चोपड़ा ने साल 2018 में एक मीडियम पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि साल 2011 में जब वो साजिद खान के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी तो साजिद खान ने उनसे पूछा, डू यू मैस्टरबेट एंड हैव यू एवर बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड? He asked me, if I'd ever been through abuse. और इसी के साथ उन्होंने बताया अपनी पोस्ट में that he later forced her to feel his pain। घायल दामिनी अंदाज अपना बरसात और बहुत बुरे लोग हैं यार बॉलीवुड के। तक इन आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत ही इसे बोलते हैं प्रेडेटर्स हैं, नाम तो ऑलमोस्ट जो कमजोर लोगों पे ऐसा करते हैं। दे शुड बी, पता चलना चाहिए कौन लोग हैं, इनको सजा होनी चाहिए। कोई जानता है, लेकिन शायद इस चीज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं that in the year 1998 एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने इन सारी की सारी आइकॉनिक फिल्म्स के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पे ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था, मीडिया में ये स्टेटमेंट दी थी कि चाइना गेट की शूटिंग करते हुए राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी से सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे। साल 2004 से लेकर साल 2017 के बीच बॉलीवुड में चला कास्टिंग काउच का एक ऐसा केस जो आज तक वन ऑफ अ काइंड है एंड स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट लीगली टैगल्ड केसेस इन बॉलीवुड। और इस केस में ऑन रिकॉर्ड किसी को पैसे देके किसी को मारने का भी एंगल था। ये केस था मधुर भंडारकर वर्सेस प्रीति जैन का। The former model Preeti Jain was convicted for plotting to kill filmmaker Madhur Bhandarkar. तनुश्री दत्ता वर्सेस नाना पाटेकर ने हेडलाइंस तो बहुत बनाई, पर अल्टीमेटली इस केस का हुआ क्या? कास्टिंग काउच को बॉलीवुड सर्कल्स में एक ओपन सीक्रेट बोला जाता है। कई एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स ने कंप्लेन की है कि उनको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। आपके साथ या आपके नोन में किसी ऐसे मेल के साथ हुआ इंडस्ट्री में? ऐसा सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। मुझे लगता है कि फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ नहीं होता है। दवाया तो किसी को भी जा सकता है, वो मेल फीमेल का लेना देना नहीं है। और इसके बारे में इंडस्ट्री बड़े दुख की बात है कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता तो रोका को नहीं जा रहा। के लोगों की बहुत ही पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स रही है हमेशा से। फॉर एग्जांपल लेट सरोज खान ने बोला था कि ये पर्सनल बिजनेस है किसी का। हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो लो, एक और नहीं आई है बंदी की, वहां भी होता है क्राइम तो यहाँ भी होता है। रोटी तो भी देती है, करके छोड़ तो नहीं देती है। माय गॉड, ये लड़की क्या बोल रही है? ये लड़की क्या बोल रही है भैया? ये कह रही है कि वहां पे क्राइम होता है तो यहाँ भी होता है, तो क्या बड़ी बात है? इट्स क्रेजी। On the other hand, multiple actresses have shown up, have come out time and again to expose this dirty secret. लेकिन बॉलीवुड की अंडरबेली में होने वाला ये सेक्स फॉर वर्क, ये एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे सवाल खड़े करता है जो आपका माइंड भी ब्लो कर देंगी और आपने कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा।
कास्टिंग काउच एक्चुअली में इतना फ्लरिश करता कैसे है? अब हर मायने में ये है तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बट सम आर्ग्यू दैट व्हाट इफ इट हैपेंस विद म्यूचुअल कंसेंट? ये करने का कंसेंट कैसे मिला ये एक बात, लेकिन किन सर्कमस्टेंसेस में वो कंसेंट उस औरत से, उस एक्ट्रेस से इसे बोलते हैं क्विड प्रो को, कि बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर मैं ये फेवर करूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। दिया गया। ये चीज पोटेंशियली पूरा का पूरा केस कैसे बदल देती है? कौन है सबसे ज्यादा एट द रिस्क ऑफ फेसिंग दिस मेनेस? कौन से हैं वो लैंडमार्क कास्टिंग काउच केसेस बॉलीवुड के या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया? ऑल्दो ये एक पता नहीं हिलाया तो नहीं इंडस्ट्री को, अगर इंडस्ट्री को हिला दिया होगा तो अब तक कुछ नहीं होता, मगर इंडस्ट्री में अगर अभी भी हो रहा है तो कुछ नहीं हिलाया। एम्बेडेड प्रैक्टिस है जिसका एविडेंस भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज तक व्हाई डू मेजॉरिटी ऑफ दीस केसेस एंड अप नोवेयर? हमारे देश का लॉ और हमारे देश के वही तो, इन केसेस में व्हाई डज इट एंड अप नोवेयर कहने का मतलब है इसका आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती, इसका कोई निकलता क्यों नहीं है? कोर्ट्स एक्चुअली इस मैटर पे कहते क्या है? क्या थी मलयालम सिनेमा की वो हेमा कमेटी रिपोर्ट जिससे बॉलीवुड ने कुछ नहीं सीखा? क्यों इन केसेस में सिंपली मामला ब्लैक या फिर व्हाइट नहीं होता? और कैसे आरोप लगाने वाला और अलिजेड अपराधी, इन दोनों पर भरोसा करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए नियरली एम्बिगुअस और इम्पॉसिबल हो जाता है? तो बस आज की वीडियो में बात, क्योंकि वही चक्कर है कि लेन देन हो रहा है ना, कोई कुछ देगा कोई कुछ मिलेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। करेंगे अबाउट दिस एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें काफी क्लियर कर देना चाहता हूं। एवरी केस डिस्कस्ड इन दिस वीडियो हैज ऑलरेडी बीन वेल डॉक्यूमेंटेड इन मल्टीपल न्यूज़ मीडिया। इन केसेस में नेम्ड कंप्लेनेंट, न्यूज़ रिपोर्ट, एफआईआर, कोर्ट रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट बाय द कंसर्न पर्सन और इसी के साथ डायरेक्ट स्टेटमेंट टू द मीडिया, ये सब है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से विदाउट एनी एविडेंस एक्सपोज नहीं करूंगा। जो डिटेल्स में डिस्कस करूंगा वो कुछ इंडिविजुअल्स के लिए काफी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। कास्टिंग काउच के एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड केसेस को डिस्कस करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कास्टिंग काउच जैसी प्रैक्टिस इतनी स्मूथली एनेबल्ड क्यों और कैसे है। ये तो हॉलीवुड में होती थी, मुझे नहीं पता इंडिया में भी हो रही है। और ये समझने के बाद जब मैं आपको केसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, आपको ये बात बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि ये चीज बॉलीवुड में खाली फंक्शन ही नहीं करती बल्कि थ्राइव कैसे करती है। बॉलीवुड का जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है वो आज से ही नहीं, वो हमेशा से ही चला आ रहा है बाय इनफॉर्मल पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ हैंड्स। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिलीज, करेक्ट। कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, ये कुछ चुनिंदा लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव गेटवे इनटू द इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं ऑडिशन। कोई भी, और होपफुली यही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करती, गवर्नमेंट के कोई आप कह सकते हैं कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए टू सम डिग्री कि स्टैंडर्डाइज करें। आप बोलें भाई ऐसा प्रोसेस होगा, अगर मूवी बनानी ऑडिशन होगा, ये प्रोसेस ऑडिशन में, तो आपको कोई ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा फेयर, वो गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड या फिर ट्रांसपेरेंट कास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बॉलीवुड में जैसे हॉलीवुड में अब एग्जिस्ट करता है। हॉलीवुड में कास्टिंग को ओवरसी करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है SAG-AFTRA। SAG-AFTRA एक यूनियन बॉडी है फॉर हॉलीवुड वर्कर्स और इस बॉडी ने फाउंडेशनल रोल प्ले किया था हॉलीवुड की मी टू मूवमेंट में। SAG-AFTRA ने बैन कर दिया था ऑडिशनिंग इन होटल्स या फिर ऑडिशनिंग इन वेरी प्राइवेट सेटिंग्स, क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा कास्टिंग काउच प्रैक्टिस किया जाता है। बॉलीवुड में FWICE एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो एक भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब साजिद खान और आलोक नाथ पे एक नहीं मल्टीपल मॉलेस्टिंग चार्जेस लगे, लोकनाथ पे भी लगे थे, दैट इज़ वेरी वेरी बैड। कौन सा रोल वो करता था मूवीज में वर्सेस रियलिटी में वो कैसा है, ओ माय गॉड। एक तो FWICE ने इनको इंडस्ट्री से बैन नहीं किया, बल्कि इनको 1 साल 6 महीने का एक नॉन कोऑपरेशन नोटिस दे दिया। और इसी FWICE ने अभी क्या किया है, रणवीर सिंह को डॉन 3 में से एग्जिट करने के लिए ब्लैंकेट इंडस्ट्री बैन कर दिया था। अब यही एग्जैक्ट एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन व्हेन इट कम्स टू ऑडिशंस का मतलब है कि जो एक्सेस टू वर्क होगा वो पर्सनली ब्रोकर्ड होगा। मात्र 2-4 इनर सर्कल के लोग मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि कौन ऑडिशन देगा, किसको एक्सेस मिलेगा ऑडिशन का और किसको नहीं। और एग्जैक्टली यही चीज क्रिएट करती है द लेवरेज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। साल 2005 देखिए, अच्छी बात यह है कि अब ऐसा पूरी मूवीज़ नहीं है, आप नेटफ्लिक्स में भी बेच रहे हैं। OTT आने से फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब आप जो है सिर्फ मूवीज़ जो है बॉलीवुड के लिए नहीं कर रहे, आप OTT के लिए भी कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैं अपनी बना लेता हूँ या सोशल मीडिया में चले जाता हूँ, तो इससे सोशल मीडिया में बहुत कुछ हेल्प कर दिया। अगर मान लीजिए कोई फिल्म मेकर है, बहुत अच्छी मूवी बना सकता है, वो बना सकता है, रिलीज़ कर सकता है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, दे कैन मेक मनी। में शक्ति कपूर का कास्टिंग काउच का स्टिंग बहुत पॉपुलर हुआ। माय गॉड। ऐश्वर्या ने सुना शगानी में यश बेटी अगेन जोश शी हैड जस्ट डू वंस एंड ऑब्वियसली उन्होंने अपने डिफेंस माय गॉड।
ये बोला कि कोई उनको फ्रेम कर रहा है। मीडिया में बवाल मच गया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई देने की कोशिश की। इसके पीछे एक चैनल था कि शक्ति कपूर को फंसाना है, चाहे इसके लिए 6 महीने के 8 महीने का। The funniest thing is that कि इन्होंने एक रिटन अपॉलॉजी तो दी, बट उस अपॉलॉजी में भी शक्ति कपूर ने अपना गुनाह कबूल करने के बजाय ये बोला कि जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है तब से ऑपोजिशन पार्टी वाले मेरे अगेंस्ट रैकेटियरिंग कर रहे हैं। अमन यतन वर्मा का स्टिंग ऑपरेशन सेटअप किया गया था इन द ईयर 2003 बाय देन इंडिया टीवी सीईओ मिस्टर सुहेल इलियासी। इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो में अमन साफ साफ एक लड़की को ये कहते सुनाई देते हैं कि तुम अपनी दोपहर की फ्लाइट कैंसिल करो, और जब से हम बात कर रहे हैं तब से मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में कि तुम्हारे को मेरे साथ रात बितानी है, कैंसिल योर फ्लाइट। नो यार, आई हैव टू गो। मुझे तो कल ही जाना था। नहीं, तो आप एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मैंने कम टू बॉम्बे था नहीं सर। और प्रॉब्लम जेट। हां, तो वो तो नॉर्मल से आराम से सिस्टम की एक और फ्लाइट आई वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट एंड पुट यू ऑन। और फिर रूम में वो ये कहते भी सुनाई देते हैं दैट कम क्लोज टू मी। और इस फुटेज के स्टिंग ऑपरेशन के आखिर में जब वो पकड़े जाते हैं देन इन द फुटेज इट कैन बी लिटरली सीन दैट ही इज बेगिंग सुहेल इलियासी टू नॉट रिलीज दिस फुटेज। जब ये केस मीडिया में ब्लो अप हुआ तो सलमान खान ने अमन यतन वर्मा को डिफेंड करते हुए ये कहा, अमन इज अ 32-year-old guy and he is a bachelor. He has all the rights to enjoy life. Did he पर उसका हाथ मरोड़ा क्या? Did he open his shirt buttons or did he unzip himself? What has he done? अमन यतन वर्मा ने करा क्या है? और यही नहीं, he went ahead and said and made fun of that woman who willingly and knowingly participated in this sting operation. सलमान खान ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि क्या रुचि की माँ को पता है वो क्या काम कर रही है बम्बई में। लेकिन इवन संजय दत्त एंड सलमान खान्स डिफेंस कुड नॉट सेव अमन यतन वर्मा's career, और वो जिस तरीके से गिरा वो आज तक खड़ा हो नहीं पाया दोबारा। साल 2004 जुलाई में एक प्रीति जैन नाम की एस्पायरिंग एक्ट्रेस ने पुलिस में एक एफआईआर फाइल कराई अगेंस्ट देन वेरी पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, और ये कहा कि इन्होंने मेरे को रिपीटेडली किया है। प्रीति ने रिपोर्ट में ये दर्ज कराया कि डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने पहले तो उनको शादी का झांसा दिया, फिर उनको अपनी फिल्मों में रोल देने का झांसा दिया और उनको रिपीटेडली किया बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1999 अप अंटिल 2004। बट नाउ इन अ वेरी बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स साल 2005 में मधुर भंडारकर अरेस्ट नहीं होते बल्कि अरेस्ट हो जाती है प्रीति, और वो अरेस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि प्रीति जैन ने साल 2005 में 75,000 रुपए देके कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया मधुर भंडारकर को मरवाने के लिए। अब मधुर भंडारकर पे इस केस में कोर्ट केस तो चलता है, लेकिन नवंबर 2011 में उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। फिर साल 2012 में एक और बिजार टर्न लेता है ये वाला केस, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को बंद ही कर देता है क्योंकि प्रीति खुद इस केस को परस्यू करना छोड़ देती है। फिर अप्रैल 28 साल 2017 में प्रीति जैन कन्विक्ट होती है टू कॉन्स्पायर द मर्डर ऑफ मधुर भंडारकर, और उनको 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन देन अगेन जून 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट प्रीति की ये सजा को सस्पेंड बड़ी दुख की बात है कर देता है। तो इस केस में असली में हुआ क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। करेक्ट, क्योंकि लड़की ने एक्चुअली गड़बड़ काम कर ली, इसलिए उसको जस्टिस नहीं मिला। अगर वो नहीं करती, लड़ती रहती तो ठीक हो जाता। प्रीति जैन के एक्टिंग करियर का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस केस के बाद मधुर भंडारकर का जो डायरेक्शन करियर उस टाइम बहुत प्रॉमिसिंग बताया जा रहा था वो आज तक दोबारा से खड़ा नहीं हो पाया। वो तो होएगा, हो भी नहीं पाना चाहिए। तनुश्री दत्ता वर्सेस नाना पाटेकर ये एक ऐसा केस है जो कभी प्रूव तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस टेनिसिटी, फेरोसिटी और कन्विक्शन के साथ तनुश्री ने आज तक इस केस के बारे में पॉडकास्ट पे और इंटरव्यूज पे बात करी है, दैट विल मेक यू वंडर कि कहीं इस बात में कोई छुपी हुई सच्चाई कुछ हो सकता है तो नहीं है। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पे ये आरोप लगाया था कि साल 2008 में हॉन ओके प्लीज के फिल्म के एक गाने में नाना पाटेकर ने डिमांड किया कि मेरे हॉट और स्टीमी सीन्स डालो, किसके साथ? तनुश्री के साथ। तनुश्री ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया एंड इवेंचुअली नाना पाटेकर ने डायरेक्टर पे प्रेशर बनाया एंड शी वाज लेट गो ऑफ द फिल्म। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करे। देखो, उसने बोला कि नाना पाटेकर ने हरास किया उसको गाने में। मतलब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो, यू नो। तो ये तो अपनी ठड़क निकालने का एक साइड का तरीका है। अब इसके बाद नाना पाटेकर पे तनुश्री दत्ता ने केस भी किया, लेकिन साल 2019 में मुंबई पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया क्योंकि उनको कोई कोरॉबोरेटिंग एविडेंस ही नहीं मिला। इसके बाद साल 2025 में तनुश्री ने इस केस क्लोजर को दोबारा से चैलेंज किया। ये करप्ट पुलिस फोर्स इनके दे हुए क्लीन चिट। देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ तो होता है, सो इट इज अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हो रहा है। मैं नहीं मानती। और इस बार तनुश्री की प्ली डिसमिस हो गई, और वो क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपायर्ड लिमिटेशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ये साइड करते हुए कहा कि साल 2008 में ये केस हुआ था और अब 10 साल हो गए हैं, साल 2018-19 तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो ये केस एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पे एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब तनुश्री ने इस केस को शुरू किया तब तनुश्री दत्ता ऑलमोस्ट हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रही थी और अब वो कहीं नहीं दिखती है। और वो तो है, इन सब पंगों से ये तो है कि पूरी इंडस्ट्री मिलके उसे हटा देगी, करेक्ट, क्योंकि वो लोग खुद भी इन कामों में लगे हुए, दैट्स व्हाई।
आज तक तनुश्री दत्ता ये अलेज करती हैं अपने इंटरव्यूज में कि नाना पाटेकर उनको आज भी हरास करते हैं, और वो ये करते हैं बाय कटिंग हर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और इस सब के बारे में, इतने लंबे केस के बारे में नाना पाटेकर का कहना है, ऑफ कोर्स ही डिनाइज द एलिगेशन। विकास बहल और फैंटम फिल्म्स का एक ऐसा डिस्गस्टिंग केस था जो कभी भी बॉलीवुड नहीं भूल सकता। ये है विकास बहल, द डायरेक्टर ऑफ क्वीन एंड सुपर 30। साल 2015 में ये अपनी ही कंपनी की एम्प्लॉय की कमरे में जाते हैं, जबरन उनके बेड में घुसते हैं, अपनी पैंट खोलते हैं, अपना पीठ निकालते हैं और उसके ऊपर मैस्टरबेट कर देते हैं। ये लड़की फिर विकास बहल के अगेंस्ट एफआईआर कराती है। ये चीज मीडिया में ब्लो अप होती है और इस लड़की की स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने कौन आता है? कंगना रनौत। वो ये कहती है कि ये जो लड़की कह रही है वो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ भी ये जबरदस्ती फिजिकल हो जाता था जब मैं एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। और कंगना के बाद विकास बहल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए पिक्चर में आती है नयानी दीक्षित। ये एक्ट्रेस कंगना की को स्टार थी फिल्म क्वीन में। इवन एक्टर इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज सुनी है मल्टीपल एक्ट्रेसेस से कि विकास बहल सेक्सुअल फेवर्स मांगता है टू गेट अ रोल। इस पूरे के पूरे केस में फनीएस्ट चीज पता है क्या थी? विकास बहल खुद आके ये कहता है कि मेरे पे एक आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बिठाओ, और गैस करो इस कमेटी को हेड कौन करता है? विकास के बिजनेस पार्टनर विक्रमादित्य मोटवाने की मदर। इनका नाम है दीपा मोटवाने, और इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में किया क्या वो सुनो। जिस लड़की ने विकास के अगेंस्ट एफआईआर कराया था, उसके साथ साथ दो लड़कियों ने अपनी और वर्बल और रिटन टेस्टिमनीज दी थी, उनको इंटरव्यू ही नहीं किया इस कमेटी ने नयानी दीक्षित, कंगना रनौत या फिर सब चोर हैं। इमरान खान को कभी भी डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं किया, जबकि उन्होंने पब्लिकली सारी स्टेटमेंट्स को कोरॉबोरेट किया था। शुभ्रा शेट्टी, अनुराग कश्यप की देन गर्लफ्रेंड, इसके पास बहुत की इंफॉर्मेशन थी इस केस में, ये कमेटी उनके पास तक कभी पहुंची ही नहीं। अंडर पॉश एक्ट 2013 इंक्वायरीज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब जो अक्यूज्ड है वो अपने ऊपर अपने कहने पर ही इंक्वायरी नहीं बिठा सकता, येट दिस वन वाज सेट अप। और इतना जबरदस्त बवाल होने के बावजूद भी होता क्या है? विकास बाल को रीइंस्टेट कर दिया जाता है एज द डायरेक्टर ऑफ ओह माय गॉड सुपर 30, और वो फिल्म 2019 में रिलीज होती है। साल 2018 से 25 के बीच जबरदस्त तरीके से नाम ब्लो अप होता है डायरेक्टर साजिद खान का, एंड पोटेंशियली ही बिकम्स द ओनली डायरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बॉलीवुड में होने वाले सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बाय गॉड एलिगेशंस लगते हैं। मतलब कोई ना कोई लोचा है इन लोगों में। खाली साल 2018 में ही 7 से 10 एक्ट्रेसेस सामने आती हैं और बहुत कुछ ना कुछ दुख की बात ये सब छूट गए, इनको कुछ हुआ नहीं। एलिगेशंस लगाती है, और ये एलिगेशंस अप अंटिल 2025 तक सामने आते रहे। साल 2018 सलोनी चोपड़ा, जो साजिद खान की असिस्टेंट डायरेक्टर थी इन द ईयर 2011, वो एक मीडियम पोस्ट में लिखती है कि साजिद खान ने मेरे से पूछा क्या तुम मास्टरबेट करती हो और क्या तुम्हें कभी सेक्सुअली अब्यूज करा गया है। साजिद ने इनको ये भी बोला कि मेरी पीठ को फील करो, टच करो, और साथ ही ये भी बोला कि एक फिल्म की शूटिंग के सेट पे एक एक्ट्रेस की स्कर्ट उठाओ जाके। He asked me, you know, if I'd ever been through abuse. इसके बाद साल 2018 में एक अनोनिमस फ्रीलांस जर्नलिस्ट सामने आती है जिन्होंने इंटरव्यू किया था साजिद खान का, और वो इस इंटरव्यू के लिए उनके घर गई थी, और इन्होंने बताया कि पूरे इंटरव्यू के दौरान साजिद खान बता रहा था कि मेरा पीठ कितना बड़ा है एंड हाउ ही न्यू हाउ टू सैटिस्फाई अ वुमन। इसके बाद इंटरव्यू के बीच साजिद खान एक दूसरे रूम में जाते हैं किसी चीज की डीवीडी लेने, और जब वो वापस आते हैं उनकी पैंट खुली होती है और उनका पीठ बाहर होता है। ये देखकर जब ये जर्नलिस्ट वहां से उठ के भागने की कोशिश करती है, साजिद खान उनको रोकते हैं और उनकी गर्दन पे अपनी जीभ लगाते हैं, चाटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक्ट्रेस अहाना कुमार ने ये बताया मीडिया में कि साजिद खान ने उनको ये पूछा कि क्या तुम एक कुत्ते के साथ सेक्स करोगी 100 करोड़ रुपए की। रेचल व्हाइट करके एक एक्ट्रेस थी फिल्म उंगली में, इन्होंने ये अलेज किया कि साजिद खान ने इनको बोला कि मेरे घर पे आके ऑडिशन दो, और जैसे ही मैं घर पे पहुंची इन्होंने मेरे को बोला बेडरूम में जाओ और अपने कपड़े उतारो। मैं उनके घर पहुंची, वो रूम में एंटर करने के बाद में मुझे पता चला कि वो उनका बेडरूम है। वो सिर्फ ही वाज लुकिंग एट माय चेस्ट, ओके, ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही लाइक ये लिया लेके ही इज नोइंग। उसके बाद ही टेल्स मी कि आप आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है। वंदना करीमी, इन्होंने भी यही बताया था, इन्होंने भी यही अलेज किया था कि साजिद खान ने इनको रोल ऑफर किया और बदले में ऑडिशन के बहाने इनको बोला कि अपने कपड़े उतारो। साजिद खान है ना, या मैं एक्चुअली वो लोग ऑफिस में चले गई थी, ठीक है, वो पूछ रहे थे नहीं आपको एक्चुअली थोड़ा सा ये शर्ट उतारना है, मुझे एक्चुअली अपने सामने में देखना है कि क्या क्या है। करिश्मा खान, द सिस्टर ऑफ लेट जिया खान, इन्होंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लिसिटली ये बताया कि साजिद खान ने जिया खान को रिपीटेडली सेक्सुअली किया था और वो हर आए गए दिन ऑडिशन के बहाने उनको बोलते थे अपने कपड़े उतारो। और इसी डॉक्यूमेंट्री में करिश्मा खान ने ये तक बोला कि साजिद खान सेक्सुअली हरास जिया खान when she was only 16। अप्रैल 2025 में यानी कि पिछले साल टीवी एक्ट्रेस नवीना बोले सामने आई और उन्होंने डिटेल में बताया उनके साथ हुआ साल 2006 का इंसिडेंट विद साजिद खान। वो हे बेबी की कास्टिंग के लिए ऑडिशन करने गई और साजिद खान ने उनको बोला कि सिंस तुम ऑडिशन करने आई हो आप अपने कपड़े उतारो एंड सिट राइट नेक्स्ट टू मी इन योर lingerie। I need to see how comfortable are you in your body। I was really excited that he called me and then he literally said, why don't you just
get off your clothes and sit in your lingerie. I need to see how comfortable you are in your body. I'm talking about 2004 or 2006 when I did that, right? Now thankfully ये एक ऐसा रेयर केस था जहां पे मीडिया अटेंशन इस केस को इतनी मिली कि साजिद खान के करियर की ऐसी कैसी हो गई। साल 2018 में इंडस्ट्री के प्रेशर की वजह से हाउसफुल 4 को साजिद डायरेक्ट कर रहे थे, वो छोड़ना पड़ा। खुद अक्षय कुमार ने हाउसफुल 4 की शूटिंग रुकवाई और साजिद खान को प्रोजेक्ट से निकलवाया। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की फैमिली बहुत क्लोजली रिलेटेड है साजिद खान की फैमिली से। उन्होंने भी टाइज बहुत ही स्ट्रेन और तोड़ दिए थे नियरली। साजिद खान की बहन फराह खान ने खुद पब्लिक में ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं बहुत टफ टाइम से गुजर रही हूँ, हमारा परिवार बिलीव नहीं कर पा रहा है ये जो हो रहा है, एंड आई डू नॉट एंडोर्स दिस बिहेवियर ऑफ साजिद। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी होता क्या है, सलमान खान बिग बॉस 16 में साजिद खान को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनकी एंट्री कराते हैं बकायदा, और पूरी कोशिश करी जाती है कि साजिद खान की इमेज को व्हाइट वॉश करा जाए। बिग बॉस में साजिद खान की इस एंट्री को जो सपोर्टेड थी, फैसिलिटेटेड थी बाय सलमान खान, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इसको। आपको नज़र आ रहा है ना कि अनफॉर्चुनेट है, मगर रिलीजन का लिंक नज़र आ रहा है। एक ही रिलीजन के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत जानते हैं और मिले हुए हैं। कंडेम करती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। साजिद खान रिमेन्स इन द शो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साजिद खान के इतने जबरदस्त केस का लीगल कन्विक्शन क्या हुआ? एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं। नो क्रिमिनल कन्विक्शन, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट साजिद खान। साल 2018 सिर्फ ये हुआ कि बना नहीं पाया मूवीज, मगर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पनिशमेंट मिली हो। में बॉलीवुड के सबसे संस्कारी बाबूजी यानी कि आलोक नाथ के अगेंस्ट ओहो, ये तो मेरे लिए शॉकिंग है। एलिगेशन सरफेस होना शुरू होते हैं, इट लीव्स एवरीबॉडी इन अ शॉक। ये है वेटरन राइटर और प्रोड्यूसर विनीता नंदा। ये साल 2018 में एक फेसबुक पोस्ट लिखी। दिस इज अनइमेजिनेबल कि बंदा रोल कैसे करता है मूवीज में वर्सेस और कैरेक्टर उससे ऑपोजिट है। है और उसमें बताती हैं that she was brutally raped by Alok Nath 19 years back। ये लिखती हैं, I have faint memory after that. I can remember more liquor being poured into my mouth and I remember being violated endlessly. The next afternoon I was in pain. I hadn't just been taken to my own house and I had been brutal। ये इसी पोस्ट में फर्दर ये भी लिखती हैं कि एक टाइम पर इनको काम की बहुत जरूरत थी और इसी काम के चलते, इसी डेस्परेशन के चलते ये आलोक नाथ के घर गई एक और बार, और यहाँ पे आलोक नाथ ने एक बार इनको फिर से सेक्सुअली मॉलेस्ट किया और सेक्सुअली किया। इसके बाद एक्ट्रेस संध्या मृदुल भी सामने आई और उन्होंने बताया कि आलोक नाथ ने उनको कैसे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। एंड व्हाट डिड आलोक नाथ बहुत दुख की बात है यार say about all of this? Neither I am denying this nor do I agree with it. It must have happened but someone else would have done। यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री का हेलो, बंदे ने मान भी लिया। क्या रिस्पांस था? सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा ने बोला कि हम आलोक नाथ को एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे को एक्सपेल क्यों ना करा जाए इंडस्ट्री से। और सिंटा के साथ साथ प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी यही किया। और इस केस का लीगल आउटकम क्या हुआ? आलोक नाथ ने विनीता नंदा पे डेफेमेशन केस डाला, कोर्ट को कोई भी एविडेंस नहीं मिला और कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई आलोक नाथ के अगेंस्ट। साल 2018 में अपैरेंटली सुभाष घई एक्सपोज होते हैं। एलिगेशन नंबर 1 हेलो, ये भी पंगे वाला है। आता है एक अनोनिमस वुमन से। वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखती हैं और उस पोस्ट में बताती हैं कि सुभाष घई ने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारे को मेंटोर करूंगा, तुम मेरे घर आओ। मैं उनके घर गई, उन्होंने मेरे ड्रिंक को स्पाइक किया एंड ही रेप्ड मी थ्रू आउट द नाइट। एलिगेशन 2 थोड़ा ज्यादा पुख्ता होता है। अक्टूबर 14 साल 2018 में मॉडल और एक्ट्रेस केट शर्मा ओशिवारा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराती हैं अगेंस्ट द सेक्सुअल मोलेस्टेशन दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू एट द हैंड्स ऑफ घई। सुभाष घई इन दोनों एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई करते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा ग्रेट सपोर्टर हूं ऑफ द मी टू मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। केट शर्मा अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है ये कहते हुए कि मैंने जो एलिगेशन सुभाष घई पे लगाई वो मलिशियस थी एंड आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ मलाइनिंग हिज इमेज। इसके बाद केट शर्मा वो तो उसने उसे ब्लैकमेल करके हटवाया। मिड डे को एक इंटरव्यू देती हैं और वहां पे बताती हैं कि मैं थक चुकी थी पुलिस के इन एक्शन की वजह से और प्रेशर की वजह से। और यहाँ पे एक बहुत ही नोटेबल चीज और, केट ने ओशिवारा थाने में जो ओरिजिनल कंप्लेंट की थी वो हैंड रिटन थी और उनका जो विड्रॉल था वो टाइप। बॉलीवुड बिग शॉट एग्जैक्टली, वो साइन ब्यूटीफुल पॉइंट। खुद लिखी थी उसने कंप्लेंट, मगर जो टाइप था वो प्रेशर से करवाया। के ऐसे और मल्टीपल बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल टी सीरीज के भूषण कुमार पे साल 2018 और साल 2021 में 2 एलिगेशंस लगे थे और दोनों का ही आउटकम कुछ नहीं निकला। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को 2019 में संजू की माय गॉड मेकिंग के दौरान अलेज किया एक असिस्टेंट ने कि इन्होंने मेरे को सेक्सुअली किया है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस राजकुमार हिरानी को प्रोड्यूसर थे एक फिल्म की जो तब आई थी, उसका नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वहां से इनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। लीगल आउटकम क्या था? नो फॉर्मल कंप्लेंट फाइल। वो तो लीगल आउटकम कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए सब चल रहा है। नो प्रोसिक्यूशन। साल 2014 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आई थी मिस लव। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की को स्टार थी निहारिका सिंह। साल 2017 में नवाज अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब को पब्लिश करते हैं और उसमें एक्सप्लिसिट डिटेल में बताते हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में और उसके सेक्सुअल कंटेंट के बारे में विद निहारिका सिंह। ये किताब जब रिलीज होती है और बवाल मचता है इस चीज का, निहारिका सिंह एक फेसबुक पोस्ट लिखती हैं और उसमें बताती हैं कि मैं जब नवाज के घर गई उसने मेरे से इतनी ज्यादा जबरदस्ती करी, वो इतने ज्यादा इंसिस्टिंग थे कि मेरे को ये भी एक और चोर निकला। फाइनली गिव इन करना पड़ा। बॉलीवुड के सिंगिंग सीन में से भी मल्टीपल केसेस हैं। सोनम मोहपात्रा, श्वेता पंडित, नेहा भसीन और अलीशा चिनॉय, इन सारी फीमेल एक्ट्रेसेस ने अन्नू मलिक को अलेज किया था कि रिपीट एक और
over the course of multiple years, multiple decades, I would say, that he has been sexually exploitive. इसके चलते अनु मलिक को चुपचाप साल 2018 में से जज जो वो थे इंडियन आइडल के वहां से निकाल दिया गया, लेकिन फिर वो अगले साल दोबारा से जज बन के वापस आ जाते। बहुत ही खतरनाक वीडियो था, बहुत दुख हुआ सुनकर, कितने सारे नेम्स के बारे में, लोगों के बारे में जो बड़ी अच्छे मूवीज़ में आते हैं और ऐसे पीछे से ऐसा उनका असली रूप है। शक्ति कपूर का लगा वो तो दोनों तरफ ही गड़बड़ है, मगर लोकनाथ का लग के बहुत शौक हुआ, डायरेक्टर्स का बहुत शौक हुआ, और कुछ लोगों का ये कहना कि वो तो और जगह पे भी होता है, तो यहाँ होता है तो उसमें बड़ी बात क्या है। बहुत ही मतलब क्या, इंडस्ट्री बहुत ही बुरी है। इसीलिए माँ बाप कहते हैं सब अपनी बच्चियों को कि यहाँ जाना ठीक नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री बुरी है, और वही हो रहा है। इंडस्ट्री बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एक्टिंग हो रही है, इसलिए बुरी क्योंकि बुरे लोग हैं। वो लोग हैं जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं, जिनको पता है कि अगर किसी फिल्म में आना है तो उनके थ्रू आना पड़ेगा। गिने चुनी फैमिलीज़ हैं, गिने चुने लोग हैं, वही कंट्रोल कर रहे थे एक ज़माने में। आई होप आज शायद नहीं कंट्रोल करते होंगे, बट एक ज़माने में उनका इतना कंट्रोल था कि वो डिसाइड करते थे कौन आ सकता है फिल्म में, कौन नहीं, और उन्होंने फ़ायदा उठाया, अब्यूज़ किया। और दुख की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर था कि किसी भी इंसान को कोई सज़ा नहीं हुई, इसकी वजह से फ्लरिश कर रहे हैं। आज के ज़माने में कहूँगा कि थैंकफुली सोशल मीडिया है, आप खुद बना सकते हैं अपना कंटेंट, यूट्यूब वगैरह में दे सकते हैं, नेटफ्लिक्स में जा सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम में जा सकते हैं, OTT में कर सकते हैं, तो कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, या खुद जो है किसी तरीके से अपनी मूवीज़ बना सकते हैं। मगर उस समय बहुत बुरा था। अभी भी जो बैड एक्टर्स हैं, जो बैड एक्टर का मतलब होता है बैड काम करने वाले लोग, जैसे बुरा कार्य करते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है हुआ नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे जैसे देश बेटर होगा, होपफुली थिंग्स विल बिकम बेटर। बड़ा बहुत दुख हुआ सुनकर कि इतना कुकर्म चल रहा है इस पूरे इंडस्ट्री में। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।